हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कि कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और इस चैप्टर में जो है आज हम लेक्चर नंबर 8 लेंगे। लेक्चर नंबर 7 की वीडियो थोड़ा छोटी थी, तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बार तुरंत को देख लेते हैं पढ़ क्या रहे हैं। तो दोस्तों, हम लिगेंड का पढ़ रहे थे और लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण दोस्तों हम पढ़ रहे थे और लिगेंड के वर्गीकरण में हमने दो प्रकार से लिगेंड को बांटा था। एक क्या था? आवेश के आधार पर। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर। मोटा मोटा समझ लेते हैं मैं क्या पढ़ा अभी तक और आगे क्या पढ़ना है इसमें, लिगेंड में या लिगेंड के वर्गीकरण में। तो लिगेंड का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से किया था। एक आवेश के आधार पर और एक संयोजकता के आधार पर। संयोजकता के आधार पर दो प्रकार से हमने लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ा था दोस्तों। अब इस दोनों प्रकार के लिगेंड में हमने जो आवेश के आधार पर लिगेंड पढ़े थे वो तीन पढ़े थे। पहला क्या था, दूसरा और तीसरा। ऋण आवेशित लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। क्या था? ऋण आवेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड। देखिए, इसे आपको नोट नहीं करना है और ये सिर्फ हम समझ रहे हैं कि हमको अभी आगे क्या पढ़ना है लिगेंड वर्गीकरण में। ऋण आवेशित लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड और तीसरा हमने पढ़ा उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड। तीन प्रकार के लिगेंड हमने पढ़े। उदासीन लिगेंड, अब इसके बाद हमने संयोजकता के आधार पर जो लिगेंड पढ़ा उसमें हमने कई लिगेंड पढ़े, जिसमें पहला हमने पढ़ा एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड। फिर हमने पढ़ा द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा बहुदंती लिगेंड। क्या पढ़ा? बहुदंती लिगेंड। और बहुदंती लिगेंड में हमने क्या इसके तीन चार प्रकार पढ़े, ए, पी, सी और डी। त्रिदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड। चतुर्दंती लिगेंड, चतुर्दंती लिगेंड। पंचदंती लिगेंड, पंचदंती लिगेंड। और जो आज डी नंबर जो पढ़ा षटदंती लिगेंड। तो इतना तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको संयोजकता के आधार पर दो लिगेंड और पढ़ना है। एक लिगेंड है आपका उभयदंती लिगेंड और एक है सेतु आबद्ध लिगेंड। हमको क्या पढ़ना है अभी? उभयदंती लिगेंड पढ़ना है और उसके बाद हमें पढ़ना है
सेतु आबंध लिगेंड, सेतु आबंध लिगेंड। तो ये था हमारा लिगेंड का वर्गीकरण। तो लिगेंड के वर्गीकरण में जैसा कि हमने आपको बताया, लिगेंड का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया था। एक आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण और दूसरा किसका, संयोजकता के आधार पर। तो जो आवेश के आधार पर जो लिगेंड का वर्गीकरण था उसमें हमने ऋणावेशित लिगेंड पढ़ा था, धनावेशित लिगेंड पढ़ा था और उदासीन लिगेंड पढ़ा था। उसके बाद पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद संयोजकता के आधार पर लिगेंड के वर्गीकरण में हम एक दंती लिगेंड पढ़ चुके हैं, द्विदंती लिगेंड पढ़ चुके हैं और बहुदंती लिगेंड भी पढ़ चुके हैं। बहुदंती लिगेंड में हमने त्रिदंती लिगेंड पढ़ा, चतुर्दंती, पंचदंती और षड्दंती। ये बहुदंती लिगेंड के प्रकार थे, 4 प्रकार के हमने लिगेंड पढ़ा बहुदंती लिगेंड के अंतर्गत। उसके बाद हमारा बचता है उभयदंती लिगेंड, इसको हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, और सेतु आबंध लिगेंड, इसे भी हमने अभी नहीं पढ़ा है। मतलब ये दो टॉपिक अभी हमको आज जो है कवर करने हैं, और जैसे ही हम ये दो टॉपिक क्या है कवर कर लेंगे, हमारा लिगेंड का वर्गीकरण दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे फिर हम अगला जो भी टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक पढ़ना है हमें, वो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम पढ़ेंगे, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना किसके लिए, आपके आयुपीएसी नामकरण के लिए, जटिल यौगिकों के आयुपीएसी नामकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, तो ये आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में क्या क्या आपको पढ़ाया गया है। तो यहां तक आप पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ाया जा चुका है। अभी आपको इतना ये पढ़ना बाकी है, उभयदंती लिगेंड और सेतु आबंध लिगेंड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका लिगेंड के आधार पर जो वर्गीकरण है ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उभयदंती लिगेंड पढ़ लेते हैं और सेतु आबंध लिगेंड भी पढ़ लेते हैं, जिससे आज हमारा लिगेंड का वर्गीकरण पूरा हो जाएगा। और उसके आगे वीडियो में हम केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए तो ये हमारी हेडिंग रहेगी दोस्तों। हेडिंग डाल देते हैं, उभयदंतुक, चौथा नंबर रहेगा, संयोजकता के आधार पर लिगेंड के वर्गीकरण, जैसा कि हमने आपको भी समझाया। उभयदंतुक, उभयदंतुक ब्रैकेट में उभयदंती लिगेंड, यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, होता क्या है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, दो या दो से अधिक जो है दाता परमाणु होते हैं। लेकिन जब ये उपसह संयोजी बंध बनाते हैं तो एक ही दाता परमाणु क्या करता है, भाग लेता है। तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उभयदंती या उभयदंतुक, यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा रहेगी इसकी। कैसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युक्त दाता परमाणु होते हैं, लेकिन उपसह संयोजी बंध केवल एक दाता परमाणु बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं,
उभय बंधुक लिगेंड कहते हैं। लिखते हैं इस प्रकार के लिगेंडों के पास, इस प्रकार के लिगेंडों के पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु संकर बनाते समय, संकर माने के कॉम्प्लेक्स, संकर बनाते समय जो हमारा केंद्रीय धातु आयन होता है उससे केवल कितना लिगेंड बनाता है? एक। बनाते समय केंद्रीय धातु आयन से केवल एक दाता परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाता है। काफी आसान है दोस्तों। कैसे लिगेंड? ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या होता है, दो या दो से अधिक ग्रहों के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु जब संकर बनाता है यानी कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि जब जटिल यौगिक बनता है, तो उस समय जो केंद्रीय धातु आपका जो आयन होता है यानी कि सेंट्रल मेटल आयन, उससे केवल क्या होता है? एक दाता परमाणु। ध्यान दीजिए, उसी लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन बंध कितना बनाता है? बंध सिर्फ एक जो है परमाणु, एक दाता परमाणु जो है बनाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे Cn साइनाइड समूह आपका होता है, यहां पर इसे लिख सकते हैं ये Cn हो गया। इसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिखना क्या है कि देखिए इसमें जो है आपका जो दाता परमाणु है वो क्या है? कार्बन। Cn आप जानते हैं साइनो समूह है, साइन। अब देखिए इसमें जो दाता परमाणु अगर हम बात करें उदाहरण में, तो इसमें जो आपका दाता परमाणु वो क्या शो कर रहा है? कार्बन। कार्बन जो है आपका दाता परमाणु है। क्या है? कार्बन दाता परमाणु। ठीक है। साइनो समूह में जो दाता परमाणु होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। लेकिन
जो आपका आइसोसाइनो होता है, देखिए आइसोसाइनो जो आपका होता है, ये देखिए एरो है, उपसह संयोजन मान को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आइसोसाइनो आपका ऐसे होता है, ये आपका हो गया आइसोसाइनो, या n माइनस इसे बोलेंगे आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। और इसमें जो दाता परमाणु है वो क्या है, नाइट्रोजन। इसमें स्पष्ट है क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही क्या है, लोन पेयर है, यह दाता परमाणु। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा उभयदर्शी लिगेंड। देखिए परिभाषा क्या है, इस प्रकार के लिगेंड के पास क्या होते हैं, दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। परंतु जब कॉम्प्लेक्स बनता है यानी कि संकर बनता है, तो संकर बनाते समय जो केंद्रीय धातु आयन से केवल एक दाता परमाणु क्या करता है, उसका संयोजी बंध बनता है। देखिए तो जैसे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों क्या है, दाता परमाणु है, लेकिन कार्बन इसमें दाता परमाणु है और नाइट्रोजन इसमें दाता परमाणु है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया किसका, ये हमारा उदाहरण हो गया उभयदर्शी लिगेंड का। यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है वो दाता परमाणु है और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेतु आपस लिगेंड पढ़ लेते हैं। नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। चलिए अब जो संयोजकता के आधार पर लिगेंड में जो हम आखिरी प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेतु आबंध लिगेंड। क्या है दोस्तों, सेतु आबंध लिगेंड। यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड। देखिए सेतु आबंध लिगेंड क्या होता है, देखिए कुछ एक दंतु लिगेंड, एक दंती जो लिगेंड होते हैं वे क्या करते हैं, एक से अधिक धातु परमाणु के साथ क्या करते हैं, उपसह संयोजन कर सकते हैं। तो उसे ही ऐसे जो लिगेंड होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सेतु आबंध लिगेंड। अब देखिए ये सिर्फ आपको लिखने, जब हम उदाहरण इसके देखेंगे कि सेतु आबंध लिगेंड क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। कुछ एक दंती लिगेंड, कुछ एक दंती लिगेंड, लिगेंड दो या दो से अधिक, दो या
दो से अधिक किसके साथ, एक गलती लिगेंड दो या दो से अधिक धातु परमाणु के साथ, किसके साथ, धातु परमाणु के साथ क्या करके, उपसह संयोजन करके, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन कर सकते हैं, उपसह संयोजन कर सकते हैं। तो कुछ लिगेंड क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक धातु परमाणु के साथ भी क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो जो लिगेंड होते हैं किसकी तरह व्यवहार करेंगे, सेतु की तरह। तो ऐसे लिगेंड एक सेतु यानी कि ब्रिज की भांति कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, सेतु आबद्ध लिगेंड कहलाते हैं। इन्हें सेतु आबद्ध लिगेंड कहते हैं। नोट कर ले दोस्तों, इसको उदाहरण हो जाए, थोड़ा पेन चेंज कर ले। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, थोड़ा चेंज कर ले। तो दोस्तों सेतु आबद्ध लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा परिभाषा, कुछ एक गलती लिगेंड जो ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक धातु परमाणु के साथ क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। और ऐसे लिगेंड किसकी भांति कार्य करते हैं, सेतु की भांति जो है कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, इन्हें हम सेतु आबद्ध लिगेंड कहते हैं या सेतु आबद्ध लिगेंड कहलाते हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए इस उदाहरण के द्वारा बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, क्या है, Fe है, और इस Fe से यहाँ पर ये 4 Cl जो है जुड़े हुए हैं, 4 Cl जो है जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं दोस्तों, Fe से। फिर हम बात करें यदि यहाँ पर हमारा दूसरा Fe हो जाए तो ये भी क्या करें, Fe से जो है जुड़ जाए। ये उदाहरण है सेतु आबद्ध लिगेंड का। तो देखिए दोस्तों ये तो आप जानते हैं हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया या केंद्रीय धातु आयन हो गया, और यहाँ पर ये भी हमारा केंद्रीय धातु आयन है। लेकिन यदि हम लिगेंड की बात करें, इस वाले लिगेंड की बात करें, तो ये लिगेंड क्या कर रहा है, देखिए इधर से भी Fe से जुड़ा है और इधर से भी Fe से क्या कर रहा है, जुड़ा हुआ है। तो इस कारण ये क्या कहलाएंगे, सेतु आबद्ध लिगेंड कहलाएंगे। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी Fe है और यहाँ पर भी Fe है, और दोनों केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज की भांति जो है ये दोनों लिगेंड क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं।
क्योंकि इधर से भी ये 20 जुड़ा हुआ है और इधर से भी Fe से ये भी जुड़ा हुआ है और इन दोनों में भी यही कंडीशन है। अतः ये क्या है, एक सेतु आबंध लिगेंड के क्या है, उदाहरण है। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद इसके आगे उदाहरण पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं इसका। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है, NH3 4 टाइम और इससे हम जोड़ेंगे CO। यहां पर देखिए हमारा कोबाल्ट है और इनके दोनों साइड जो है हमारे NH2, यहां पर NH2 है, यहां पर भी क्या है, हमारा NH2 है। और उधर जैसे कि हम पढ़ते हैं, इधर फिर हम क्या कर देते हैं, फिर एक CO यानी कि कोबाल्ट को यहाँ पर स्थापित कर देते हैं और यहाँ पर NH3 4 टाइम, NH3 4 टाइम और ये ब्रैकेट हम इससे बंद कर देते हैं, NH3 4 टाइम। अब देखिए ये इस पे -2 होता है। ये उदाहरण नंबर 2 है, सेतु आबंध लिगेंड का उदाहरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये NH2 इस कोबाल्ट से भी जुड़ा है और यहां पर भी इस कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार ये NH2 भी क्या कर रहा है, इधर से कोबाल्ट से जुड़ा है और इधर से भी कोबाल्ट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये दोनों के बीच, ये जैसे इस लिगेंड की बात करें चाहे इस लिगेंड की बात करें, अगर हम इसी लिगेंड को देखें तो ये लिगेंड इधर से भी कोबाल्ट से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है और इधर से भी केंद्रीय धातु परमाणु से जो है जुड़ा हुआ है। मतलब इसी को क्या कहेंगे हम, सेतु आबंध लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड जो है हम इसे कहेंगे। ये आपका दूसरा उदाहरण है और 2 उदाहरण पर्याप्त है आपको इसे समझने के लिए, आदि लगा दीजिए इसका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेतु आबंध लिगेंड जो है आपको समझ में आ गया होगा और आज से हमारा लिगेंड का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। अब जो हमारा जो अगली हेडिंग जो रहेगी दोस्तों, कि अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे, जो भी लेक्चर नंबर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे अब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो लेक्चर नंबर जो 9 रहेगा हमारा वो IUPAC। देखिए 2 या 3 नंबर की हम पहले बता चुके हैं, 2 या 3 नंबर की IUPAC बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आती है और इस IUPAC को समझने के लिए जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाते हैं थोड़ा सा क्या आपको आगे पढ़ना है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं कि हमको अभी पढ़ना है इस चैप्टर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सत्र के लिए भी कोर्स थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो इस चैप्टर से भी कुछ कर गया है, लेकिन हमको इसमें अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है अपना IUPAC। किसका IUPAC? उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC। जैसे हम कहें, जैसे हमारा यौगिक हो गया K4 FeCl6, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसको अभी हमें पढ़ना है। तो अब इसको पढ़ने से पहले दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले, इस IUPAC को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। हमें क्या पढ़ना है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु आपका होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जो है हमें समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जो है आईयूपीएसी पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा, तभी जो है हम आईयूपीएसी को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो अगली क्लास यानी कि जो लेक्चर नंबर जो आपका 9 रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा किसकी दृष्टि से, आईयूपीएसी को पढ़ने की दृष्टि से, क्योंकि वहां पर हम निकालेंगे अपने केंद्रीय धातु परमाणु। कई यौगिकों में जो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लगभग 10 या 12 यदि हम कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, जैसा कि आप पिछली कक्षा 11 में पढ़े होंगे, तो फिर हमें इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, हमें कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, जरूर आएगी। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जमकर शेयर करें और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते रहें, लगातार जो है वीडियोज देखते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।